कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम आदिल अमीन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेद फाउंडेशन, एक ऐसा एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल जो आपको क्लास 9th 10th दैट मीन्स आपकी फाउंडेशन के लिए आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशनल मटेरियल्स। और वो आपको कैसे मिलेगा बच्चों? वो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मिलेगा, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब सब्सक्राइब कर ही लेंगे तो साथ साथ इस विद्या मंदिर के अंदर आते हुए घंटी भी ज़रूर बजाते हुए जाएं आप लोग, ठीक है। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड ऑलरेडी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तो इससे बच्चों क्या होगा ना कि साथ साथ देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना ज्यादा आप ज्ञान बांटते हैं आप उससे आपका ज्ञान बढ़ता है। तो ये यहां से आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं तो इसको आप और जगह पहुंचाएं और लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। तो इससे और लोगों का भी बहुत फायदा होगा और आपका भी इस वीडियो के साथ बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th का है ये, ठीक है। अगर आप क्लास 9th के बच्चे हैं और ये आपका, मैं आपको बता दूं बच्चों, क्लास 9th एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन क्लास होता है बच्चे। और यहां पर हम बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं ध्यान से, क्योंकि यही कॉन्सेप्चुअल है। अगर 9th आपने अच्छे से नहीं समझा, 11th को समझना काफी मुश्किल हो जाता है बच्चा। और 11th जब आप मुश्किल से समझते हो या आप अवॉइड कर देते हो, कंपटीशन को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे यहीं से क्लास 9th अगर आप हो तो आप अपनी लाइफ के बेस्ट फेज में हो। यहीं से अपनी लाइफ को आप मैंटल करके बेहतरीन और बहुत ही अच्छा बना सकते हो। तो हमारे साथ वेद साइंस फाउंडेशन के साथ, वेद फाउंडेशन के साथ हमारे साथ आप जुड़ के रहें। हम पूरी कोशिश, हम हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप तक पहुंचाने की करते रहेंगे, जिससे कि आपको कंटिन्यूअस बेनिफिट होता रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए, ठीक है। और अपने करीबी दोस्त जो आपके कलीग्स हैं क्लास 9th के अगर हैं वो, ठीक है, तो आप उनको भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके, ठीक है बच्चा लोग। तो बच्चा हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज, जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का, वो है चैप्टर नंबर 6 विच इज नेम उसका है टिश्यू। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो प्लीज हैव इट ऑन योर टेबल, आप उसके अपने सामने रख लीजिए एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। देखिए बच्चा, जब आपके पास बुक होता है ना तो समझना काफी आसान हो जाता है, आप पढ़ते भी रहते हो और इनफैक्ट जब मैं बताता भी रहता हूं तो वो चीजें आपके सामने होती, तो डुअल इंपैक्ट होता है आपके ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी से ब्रेन में आपके स्टोर होता है और ज्यादा दिन तक सस्टेन करता है। इसीलिए बच्चों जब भी पढ़ा करें तो कॉपी एंड पेन एंड नो, अपना एक जो टेक्स्ट बुक है प्लीज अपने साथ रखा करें। एंड और बच्चे, जो भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चीजें मैं आपको वीडियो मैं बता रहा हूं, फौरन आप इसको अगर रिवाइज कर लेंगे ना, फॉर श्योर ये आपके फिर सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। और यकीन जानिए, इसको थोड़े थोड़े वक्त पे एक बार रिवीजन करते जाइए तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कॉपी और पेन साथ लेके रखेंगे, ठीक है। और बहुत ही इजी चैप्टर है ना। आपके बायोलॉजी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चा कि अगर आपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज में आपने ये चुना कि आप नीट को क्वालिफाई करना चाहते हो या फर्दर और हायर स्टडीज बायोलॉजी में करना चाहते हो, तो बच्चा मैं आज आपको ये इस क्लास 9th, इस छोटी सी उम्र में, इस बाली उम्र में मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां तक बायोलॉजी पढ़ते जाइएगा वहां वहां तक ये टर्म आता रहेगा, वहां वहां तक ये चीजें आपको आपका साथ देती रहेंगी। तो आज अगर आप समझ जाते हैं, अगर आज आप इन चीजों को अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं, तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि आगे आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो बच्चा, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ा था, हमने सेल पढ़ा था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा था, जहां पर हमने सेलुलर लेवल की बात करी थी। क्या करी थी? सेलुलर लेवल की बात करी थी, सेल के बेसिस पे बात करा था, ठीक है बच्चा। तो एक इंडिविजुअल सेल के अंदर क्या होता है, एक इंडिविजुअल सेल अकेले भी सर्वाइव करता है, बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर भी सर्वाइव करते हैं। तो सेलुलर लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है। सेल के अंदर हमने आपको बताया था कि सेल का अपना एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जैसा उसका फंक्शन वैसा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली एक नॉर्मल सेल, एक मतलब जो सेल, जो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, कोई भी सेल हो, तो उसके आउटर मेम्ब्रेन में आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, ठीक है। उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में आप प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं भी या नहीं भी हैं, या फिर कि आप उसके अंदर आते हैं तो साइटोप्लाज्म होता है, फिर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर के बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। ये सारी चीजें हमने अपने सेलुलर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल के बारे में हमने कवर कर लिया। हमने आपको वहां पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी पढ़ाया है, हमने साथ साथ आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में भी वहां पे इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उस वीडियो को भी जाकर के देखें। अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर 5 क्लास 9th का वो वीडियो है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस तो आप उस वीडियो को भी जाएं और देखें,
ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर 5 कवर कर रहा था उसका कंसेक्यूटिव चैप्टर नंबर 6 विच इज टिश्यू, और ये क्लास 9th का है। तो बच्चा बेसिकली जब हम सेल की जब बात कर रहे थे बच्चे, तो हर सेल का अपना अपना एक फंक्शन था, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि सेल एक पार्टिकुलरली उसका एक फंक्शन होता है। एक इंडिविजुअल सेल की जब हम बात करें तो वो है ना इंजेक्शन करता है, जैसे अमीबा में आपने देखा था ये सूडोपोडिया बना करके बाहर से मटेरियल्स को अंदर लेता है, तो वो इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन के बाद उसको डाइजेशन होता है, उसका एसिमिलेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर होता है ना बच्चे। एवरी सेल का अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन है, सर्वाइवल के लिए कुछ फंक्शंस हैं, तो वो फंक्शन वो फॉलो अप करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, और सिमिलर फंक्शन करते हैं, कलेक्टिव ऑफ सेल्स विच परफॉर्म्स सिमिलर फंक्शन, कोई एक काम सारे जो सेल्स हैं इकट्ठा मिलकर के एक काम को करेंगे, तो वो कलेक्टिव ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और बच्चे हमारे बॉडी के अंदर यू कैन सी कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सो वी कैन से वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। हमारे बॉडी में हमारे स्किन के टिश्यूज अलग हैं, हमारे कार्डियक टिश्यूज अलग हैं, हमारे हेयर टिश्यूज अलग हैं, हमारे नर्वस टिश्यूज अलग हैं, है ना। प्लांट के अंदर आप देखेंगे तो उनके टिश्यूज अलग हैं। तो बेसिकली आप क्या कह रहे हो कि हर टिश्यू का पार्टिकुलर अपना अपना एक काम है, ठीक है। अगर आप प्लांट सेल की ही बात करें तो इनफैक्ट क्या है कि जाइलम, फ्लोएम, उनके अंदर भी टिश्यूज हैं, उनके अंदर भी सेल्स हैं, कलेक्टिव एक पार्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, तो अपना उनका एक अपना पार्टिकुलर फंक्शन है। और उसके जो बाहर वाले हिस्से में जो है वो एपिडर्मिस पर जो है ना, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस जो होता है, बाहर का जो लेयर होता है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग करती है, तो उसका भी अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन है। तो एवरी बॉडी टिश्यूज इज दे हैव देयर ओन पार्टिकुलर फंक्शन। तो इस तरह से आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं बच्चा। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके देखिएगा, सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। उसके बाद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें टिश्यूज आता है, फिर टिश्यूज कलेक्टिवली वर्क करती हुई ऑर्गन आती है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है, जो कि एक हमारी बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, स्केलेटन सिस्टम भी है, बहुत सारी सिस्टम्स है हमारे अंदर में जो पार्टिकुलरली कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है। सेम उसी तरह टिश्यूज जो हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, उनको कोई एक चला रहा होता है और उस हिसाब से वो चल रहे होते हैं, और सारे टिश्यूज एक साथ, तो एक डिवीजन ऑफ लेबर है। तो पार्टिकुलर टिश्यूज का अपना एक पार्टिकुलर काम, लिवर टिश्यूज का अपना एक पार्टिकुलर काम है बच्चे, है ना। किडनी टिश्यूज की बात करेंगे तो उनका अपना एक प्यूरिफिकेशन का काम है ना, एक्सक्रीशन का काम है। तो बेसिकली हर टिश्यूज का अपना एक पार्टिकुलर काम है, एंड दिस इज व्हाई वी कॉल दिस, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि अपने टिश्यूज का अपना अपना एक काम को बांट देना इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो बच्चे इसके बारे में आप हमेशा याद रखेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए एक सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो सारे काम कर सकता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होती है, कुछ सेल्स मिलके एक पार्टिकुलर काम करते हैं, उसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। आपको समझ आया व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? लेबर का मतलब होता है एक कोई पार्टिकुलर काम करना, ठीक है, एक पार्टिकुलर काम करना। और बहुत सारे टिश्यूज जब मिल करके एक पार्टिकुलर काम करते हैं, और हमारे बॉडी में डिफरेंट काम है, तो उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। लेबर का अपना अपना काम है, हर टिश्यूज का अपना अपना एक डिजिग्नेटरी काम है, अपना अपना एक अलॉटेड काम है, वो अपना अपना काम वो काम करता रहता है, ठीक है। और उसको कंट्रोल हमारे यहाँ कौन करता है? हमारे यहाँ ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो बच्चा यहां तक हम बात समझ में आ गए। तो बेसिकली आपने अमीबा का केस में भी देखा, अमीबा के केस में भी आप देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल सेल के अंदर कैसी कैपेबिलिटीज होती है कि सूडोपोडिया बना के इंजेक्शन करता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर एक्सक्रीशन करता है। तो यही बेसिकली एक सिंगल सेल का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल का एविडेंस है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल का या फिर के उसके एस्टैब्लिशमेंट का एक अनोखा एक एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है, जो आप यूजुअली आप जूनियर क्लासेस में आप अक्सर पढ़ते हुए आ रहे होंगे। फर्दर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं। वायरसेस के केस में एक सवाल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है कि आपको पता है कि जो कोई भी सेल को लाइव और डेड कब कहते हैं? आप कहेंगे कि भाई अगर ये वाली ऑर्गेनिज्म लाइव है, कि लिविंग है, दैट मीन्स ये मूव कर रही है, चल फिर रही है, तो ये लिविंग हो गई। ऐसा नहीं है बच्चे। देखिए लिविंग तो मूवमेंट तो आप इसके अंदर आपको कुछ सी नॉन लिविंग को भी मूव करा दे तो वही मूव करती है कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके। देखिए बेसिकली मैं आपको बताऊं बच्चे कि लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो डिमार्केटिंग जो आपको डिफरेंस है ना बच्चे, वो है सेलुलर मूवमेंट।
सेल के अंदर में अगर कोई किसी तरह की कोई मूवमेंट हो रही है सेल के अंदर में, ठीक है, कुछ चीजें बाहर जा रही हैं, कुछ चीजें बाहर से अंदर आ रही हैं, तो इस तरह के मूवमेंट को हम सेलुलर मूवमेंट करते हैं। और अगर सेलुलर मूवमेंट हो रही है सेल के अंदर तो सेल लिविंग है। यहां तक बच्चों को बात समझ में आ गई? चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपने बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इसी चैनल पे चैप्टर 5 के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाएं उसको देखें, जहां पर मैंने आपको बताया है कि प्लांट सेल का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल के अलावा प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होता है बच्चे? प्लास्टिड्स बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोप्लास्ट जैसे आप पढ़ते हुए आते हो ना बच्चा, वो एक किस्म का प्लास्टिड है। प्लास्टिड का एक किस्म क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। क्रोमोप्लास्ट जो है ना, वो फ्रूट्स में जो येलो कलर आपको दिखता है, ऑरेंज कलर दिखता है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। और फाइनली ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना बच्चे, जो स्टोरेज करता है, वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। तो बेसिकली प्लास्टिड के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब हम जरा ना प्लांट टिश्यूज की हम पहले बात कर लेते हैं। पहले हम प्लांट टिश्यूज की बात कर लेते हैं। और अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करेंगे ना बच्चे, तो बेसिकली देखिए 2 तरह के टिश्यूज बॉडी के अंदर हो सकते हैं। एक तो जो फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, एक बार डिवाइड होकर के बन गए, दोबारा डिवाइड नहीं करेंगे, तो वो कहलाते हैं परमानेंट टिश्यूज। और एक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये बहुत ही ज्यादा रेगुलरली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं बच्चा, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे ही नंबर ऑफ सेल्स जो है ना किसी ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके अंदर वो नंबर बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द डिवाइडिंग सेल्स ऑफ द प्लांट की ही है। ध्यान रहे कि प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, दीज आर रिपीटेडली डिवाइडिंग सेल्स, लगातार डिवाइड होते रहते हैं, रिपीटेडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है बच्चा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और नंबर ऑफ सेल्स, किसी से ऑर्गेनिज्म को बड़ा होना है, डेवलप होना है ना, साइज में बढ़ना है, तो उसको क्या करना होगा? 2 तरीके हैं, या तो सेल का साइज बढ़ जाए या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाए। तो बेसिकली दोनों ही केसेस यहां पर होती हैं। नंबर ऑफ सेल्स कैसे बढ़ता है? इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बढ़ता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही होती हैं, सेल डिवीजन होता रहता है इनके अंदर। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में भी आपको एक सेल डिवीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को मैंने आपको बताया था इक्वेशनल डिवीजन, दैट मींस जैसा है एग्जैक्टली वैसा और बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट कॉपीइंग जो होगी, एक सेल से 2 डिफरेंट नए सेल्स बनेंगे और वो एग्जैक्ट मदर सेल की जैसी होगी, तो वो होगी माइटोसिस। तो उसी तरह का इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है? इसको हम कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, दैट मींस इक्वेशनल डिवीजन। मदर सेल के अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, या फिर जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। माइटोसिस का मतलब है जितने भी नंबर, और डॉटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको माइटोसिस कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज माइटोसिस डिवीजन के तहत, है ना, इक्वेशनल डिवीजन के तहत, एग्जैक्ट सेम कॉपीज बनने के तहत कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती हैं। दिस इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एग्जैक्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कहते किसको हैं। दूसरी चीज मैं आपको और एक चीज बता दूं बच्चे, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये बहुत डेंस होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इसके अंदर होते हैं, है ना। सेल ऑर्गेनेलीज कंप्लीटली एक्टिव होते हैं। इसकी किसकी वजह यह है? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और इसके जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये काफी, इसके अंदर भी ये जो इसका जो न्यूक्लियस है, ये भी काफी प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि इसको भी डिवाइड करना होता है ना। सेल डिवीजन में क्या होता है बच्चे? सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, फिर उसके बाद एक सेल जो है 2 हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि जैसे ये एक सेल है, सबसे पहले ना इसका न्यूक्लियस ना 2 हिस्सों में टूटना शुरू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसी साइटोप्लाज्म के अंदर 2 न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे, और फिर साइटोप्लाज्म इसको एक एक को लेके अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेल डिवीजन होती है प्लांट सेल के अंदर, या चाहे कहीं भी सेल डिवीजन हो तो वो इसी तरह से होती है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। जो न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक बच्चा लोगों को बात समझ में आ गई। अब हम जरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का टाइप देख लेते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रेजेंस, कि कहां पर ये पाया जाता है, उस हिसाब से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है जो है एपाइकल मेरिस्टेम। आपको पता है बच्चे, ये एपाइकल पर है, तो ऑफ कोर्स रूट एंड शूट्स के टिप पे पाया जाएगा,
ना कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ शूट पे पाया जाएगा, रूट एंड शूट दोनों की टिप पे ये अपाइकल मेरिस्टेम फाइंड किया जाता है, जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है बच्चा, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स पीछे बढ़ते चले जाते हैं। आगे डिवाइड करता हुआ बढ़ता गया तो पीछे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह से प्लांट ग्रो करती जाती है। आई होप बच्चा लोगों को ये बात समझ में आ गई है। तो अपाइकल मेरिस्टेम कहां पर प्रेजेंट होगा बच्चा? रूट एंड शूट की टिप पे, रूट एंड शूट के टिप पे ये फाइंड आउट किया जाएगा। नोट कर लेंगे, ठीक है आप लोग? ठीक है जी। दूसरा है बच्चा ये इंटर कैलरी है बच्चे, ये नोड्स एंड इंटर नोड्स पे पाए जाते हैं। नोड्स जानते हैं ना, जहां पर से लीफ स्टेम निकलती है, ठीक है? तो ये नोड्स एंड इंटर नोड्स होता है, और यहीं पर बेसिकली एक टाइप ऑफ मेरिस्टेम होता है जो ग्रोथ में हेल्प करता है ना, आई मीन कि ब्रांचेस निकलने में हेल्प करता है। दैट इज नोन एज इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम याद रहेगा। फाइनली बच्चा जो गर्थ बढ़ती है ना, प्लांट जब धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा होता है तो उसकी गर्थ बढ़ती जाती है ना। पहले तो उसके अंदर साइज बढ़ती जाती है, ब्रांचेस आने लगते हैं, तो साइज कौन डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट होगा? अपाइकल मेरिस्टेम पे। जो उसके ब्रांचेस के अंदर जितने निकलेंगे वो इंटर कैलरी पे डिपेंड करेंगे। फाइनली जो उसकी गर्थ बढ़ती जाएगी वो कौन से वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे डिपेंड करेंगे? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे करेंगे। तो बेसिकली AIL नाम याद रख लीजिए, AIL अपाइकल इंटर कैलरी लैटरल, ठीक है? AIL। तो और प्रेजेंस कहां कहां पर होगा आपको पता है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है ये समझ में आ गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस क्या क्या नाम है? अपाइकल, इंटर कैलरी और लैटरल, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चा लोगों को? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं @वेद साइंस पर, जहां पर आप हमसे आप अपने सवाल डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। हम डायरेक्टली आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअली आपको हम उस क्वेश्चन का आंसर समझाएंगे, बताएंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है? ठीक है जी। एंड चलिए बच्चा, ये तो आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस कि कहां कहां ये प्रेजेंट होता है, उसके हिसाब से वी हैव दीज डिफरेंट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहां तक बच्चा एक बात समझ में आ गया। एक चीज बच्चा लोग और ध्यान से समझेगा, ठीक है? चलिए अब बच्चा यहां तक तो बात समझ में आ गई, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ठीक है? एक और जरा सा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है बच्चा, है ना? AIL याद रहेगा, अपाइकल, इंटर कैलरी और लैटरल, AIL, ठीक है? ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड, दैट मींस आर्टिकल अपाइकल, इंटर कैलरी इन लैटरल, AIL, ठीक है? इससे याद रहेगा। ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड तो याद रहेगा, ऑल इंडिया लिमिटेड तो याद रहेगा हमेशा, और ऑल इंडिया लिमिटेड जहां पर भी आएगा आपको याद आ जाना चाहिए अपाइकल, इंटर कैलरी और लैटरल। ये डिनोट कर रहा है, ये याद करने के लिए, ठीक है? कभी कभी हम कंफ्यूजन में भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे फट से वो चीजें रिमाइंड हो जाए, रिकलेक्ट हो जाए आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है बच्चे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ना बेसिकली अब इनके टाइप्स भी दो तरह के होते हैं। ये तो प्रेजेंस के हिसाब से है कि कहां प्लांट की किस पार्ट में प्रेजेंट होगा, तो वो उस हिसाब से कहलाएगा। दूसरा होता है एक प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है? और दूसरा होता है एक सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है? ये आगे जाकर के बहुत हेल्प करेगा आपको। प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम ये भी दो तरह के होते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी मेरिस्टेम में एक जो पहला होता है, ध्यान से सुनिएगा, उसको हम कहते हैं प्रोटोडर्म, ठीक है? प्रोटोडर्म बेसिकली जब ये डिवाइड करता हुआ पीछे जो छोड़ता हुआ जाता है ना बच्चे, ये जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है? डिवाइड कर रहा है और जो पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है वो प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाता है। जैसे यहां से ये डिवाइड कर रहा है तो अब ये पीछे कुछ सेल्स को छोड़ता हुआ जाएगा ना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा, तो जो पीछे जो रहता जा रहा है वो प्राइमरी मेरिस्टेम्स कहलाता है, ठीक है जी? और बेसिकली मेरिस्टेम्स जो है ना डिवाइड करता जाता है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम्स के 3 पोर्शंस हैं, ठीक है? जो प्राइमरी अपाइकल जो मेन जो स्टेम है, उसके साथ साथ ये जो जुड़े हुए जो कुछ टिश्यूज हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। और प्राइमरी मेरिस्टेम्स, आप इसमें कंफ्यूज मत हुई, छोड़िए, रहने दीजिए, आप सिंपल ये समझ लीजिए, ठीक है? तो ये आपका था अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया। अब ये बेसिकली इसके अंदर भी कई तरह के होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम में सबसे पहला जो टर्म है वो प्रोटोडर्म है, जो डिवाइड करके अल्टीमेटली इसका फेट क्या होगा, प्रोटोडर्म का फेट क्या होगा, वो एपिडर्मिस बनाएगा। क्या बनाएगा? एपिडर्मिस। दैट मींस
सेल प्लांट का आउटर कवरिंग बनाता है, ठीक है, प्लांट का आउटर कवरिंग बनाता है। दूसरा है बच्चे ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम लिख लेंगे, आप लिखेंगे इस चीज को, ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम बेसिकली बच्चों ये जो एपाइकल या जो भी मेरिस्टेम है, ये फर्दर देखिए, अगर प्रोटोडर्म वाले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 हिस्से के होते हैं, वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम्स। दैट मींस एक जो हिस्सा होगा वो प्रोटोडर्म, वो एपिडर्मिस में डिवाइड करता हुआ, वो वाले टिश्यूज एपिडर्मिस में इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर ग्राउंड मेरिस्टेम्स होते हैं, वो आपको पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इनमें जाकर के डिपॉजिट होते हैं। वो जो सेकेंडरी जो आपके ग्राउंड मेरिस्टेम्स होते हैं ना, वो बेसिकली फर्दर डिवाइड होकर के यहां इस्तेमाल किए जाते हैं। कहां कहां पे? पैरेन्काइमा पे, कोलेन्काइमा पे, स्क्लेरेन्काइमा पे। तो ये समझ में आ गया है बच्चा लोगों को, अभी मैं आगे फर्दर भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और तीसरा होता है बच्चे वैस्कुलर मेरिस्टेम। क्या होता है? वैस्कुलर मेरिस्टेम, ठीक है। पहला क्या हो गया? प्रोटोडर्म, दूसरा ग्राउंड मेरिस्टेम या ग्राउंड टिश्यू, और तीसरा क्या है? वैस्कुलर मेरिस्टेम या प्रोकैम्बियम। क्या कहते हैं इसको? प्रोकैम्बियम, ठीक है जी। चलिए, सबसे पहला आपने क्या देखा? आपने देखा जो मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस। तो ये हो गया अपाइकल, आपको पता है, अपाइकल आपको पता है, आपको इंटरकैलरी पता है, आपको इंटरकैलरी पता है, और आपको लैटरल भी पता है, ठीक है। ये 3 तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस कि प्लांट के किस हिस्से में पाए जाते हैं उस हिसाब से हैं। और अगर आप देखिए इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर और भी डिवाइड किया गया है, तो वो डिवाइड किया गया है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरा है बच्चे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का सबसे पहला जो है वो है प्रोटोडर्म, है ना। प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म का मतलब होता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो हिस्सा जो डिवाइड करके फाइनली एपिडर्मिस बनाएगा, जिसका फेट, जिसका की मकसद है ना, वो प्राइमरी मेरिस्टेम का मकसद जो आपको एपिडर्मिस बनाएगा। दूसरा होता है, क्या होता है बच्चा? दूसरा होता है ग्राउंड मेरिस्टेम, जो अभी आपको बताया मैंने। दूसरा होता है ग्राउंड मेरिस्टेम, है ना, जो वो मेरिस्टेम जो डिवाइड करके फर्दर पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये बनाएगा, तो वो ग्राउंड मेरिस्टेम या ग्राउंड टिश्यू कहलाता है, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक पार्ट है जो डिवाइड करते हुए इस तरह करके वो कुछ बनाता है। फर्दर जो होता है ना, जिसका मेन फेट यहां से है, यहीं से ओरिजिनेट होता है, और अल्टीमेटली डिवाइड होते हुए वो पैरेन्काइमाइटस, कोलेन्काइमाइटस या स्क्लेरेन्काइमाइटस टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा होता है बच्चे वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर, वैस्कुलर मेरिस्टेम कह लीजिए आप इसको, है ना। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो फर्दर डिवाइड करते हुए वैस्कुलर बंडल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मींस जाइलम एंड फ्लोएम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो जाइलम एंड फ्लोएम में कन्वर्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन है बच्चा लोगों को? एग्जैक्टली आपको मैं बता दूं बच्चे, आपके कंपटीशन अप्रोच से अगर आप इसे 9th के एनटीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन में देंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ना बच्चे, ये बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम, बेसिकली वैस्कुलर मेरिस्टेम्स जो डेवलप हो गए, ठीक है, जो कि एक किस्म था प्राइमरी मेरिस्टेम का, उससे जाइलम एंड फ्लोएम बन गया। फर्दर जो बच्चे ना, जाइलम एंड फ्लोएम भी फर्दर डिवाइड करती है, डिवाइड करते हुए जो अंदर की तरफ जो बच जाती है ना बच्चे, तो देखिए जैसे ये वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, तो ये ना बाहर की तरफ जैसे ग्रो करेगी तो अंदर की तरफ ना पिथ बनता जाएगा, पिथ, ठीक है, और ये वैस्कुलर बंडल्स हैं, ये बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, इस तरह से करके वो बढ़ती चली जाएगी, इस तरह से करके वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो अंदर की तरफ ना डेड सेल्स होती हैं, ये जो पिथ होती हैं ये डेड सेल्स होती हैं, ठीक है।
ये फर्दर होता है ना। सेकेंडरी मेरिस्टेम के बाद जो होते हैं ना, सेकेंडरी मेरिस्टेम से फिर डिवीजन होकर के, आपको पता है प्राइमरी मेरिस्टेम से डिवीजन होकर के उसका स्पेशल जो पोर्शन है मेरिस्मेटिक, प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू का, वो है वेस्कुलर टिश्यूज। तो उसको डिवाइड करके फिर वो वेस्कुलर बंडल्स बनते हैं। फिर वेस्कुलर बंडल्स के अंदर और मॉडिफिकेशन होती है, तो बाहर की तरफ आते जाते हैं लिविंग वाले, और पीछे जो छूट रहे हैं वो डेड हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं पिथ, और बाहर वाले जो हैं। तो इस तरह से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होती है, इसको सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। और ये जो सारे हो रहे हैं ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ हो रहे हैं, ठीक है। जो ग्रोथ हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, एपिडर्मिस कब बन रहा है, साथ साथ आपको पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज बन रहे हैं, ये प्राइमरी सिस्टमेटिक ग्रोथ है। और जो अंदर में पेड़ जब बड़ा होता चला जाता है तो बीच में देखते हैं गोल सा होता है बिल्कुल शेप, उसके स्टडी की जाती है। ये पेड़ काटिएगा तो पता चलेगा कितना पुराना है। तो वो रिंग्स जो बनती हैं वो इन्हीं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ की वजह से बनती हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ में बच्चों को आई होप के डिफरेंस समझ में आ गया है ना। और फाइनली हम अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कवर कर चुके हैं, हम अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कवर कर चुके हैं। तो कोई कंफ्यूजन है बच्चा लोगों को? ठीक है। तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कवर कर लिया, कितने तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे आर प्रेजेंट। सबसे पहला एपाइकल, दूसरा इंटरकैलरी, तीसरा लैटरल। एपाइकल लेंथ बढ़ाता है, इंटरकैलरी से ब्रांचेस डेवलप होते हैं, और लैटरल से गर्थ बढ़ता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि वो किस तरह का है, तो वो किस में डेवलप होके बनेगा, है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही। कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते होते ना एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो प्रोटोडर्म कहलाएंगे। और कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते वो पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, कोलेन्काइमेटस टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो कहलाएंगे ग्राउंड टिश्यू। क्या कहलाएंगे? ग्राउंड टिश्यू, है ना, ग्राउंड मेरिस्टेम। और फाइनली जो होगा वेस्कुलर मेरिस्टेम या प्रीकैम्बियम जिसको हम कहते हैं, प्रोकैम्बियम जिसको कहते हैं, तो वो प्रोकैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते हुए जाइलम और फ्लोएम बनाता है। और जाइलम एंड फ्लोएम जैसे प्लांट बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो ये सारे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज काम करते हैं। जब प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है तो इसके जाइलम एंड फ्लोएम में फर्दर और ग्रोथ होती है, जिसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम के एरिया में भी कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम आगे बढ़ती जाती है और पीछे सेल्स छूटती जाती हैं, वो डेड रहती हैं, और जिसकी वजह से पेड़ को काटिएगा तो बीच में एक डार्क सा दिखेगा, वो पिथ कहलाती है। और ये जो लेंथ बढ़ती जाती है ना, जो एक्चुअल ग्रोथ होती जाती है, वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होती है ना। और बेसिकली लैटरल टिश्यूज, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ही ज्यादातर पाई जाती है। समझ आया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई कंफ्यूजन आपके जहन में रह गया है या कुछ चीज आपको समझ नहीं आई है? आई होप कि शायद आपको कंफ्यूजन ना प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। आई होप कि आपको एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर जब मैं आपको अभी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल था जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। तो ये हमने अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कवर कर लिया है। तो आज की इस वीडियो के लिए हम सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कवर करेंगे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे, हम दूसरी जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे क्या कवर करेंगे? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया था, फिर हम कवर करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज। हम एक एक करके टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज कवर करेंगे, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनको परमानेंट टिश्यूज क्यों कहते हैं, कैसे वो परमानेंट टिश्यू डेवलप हो रहा है। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने भाइयों तक पहुंचाएं जो आपके साथ आपकी क्लास 9th में पढ़ते हैं। और बच्चियां, आपसे भी बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी बेनिफिट हुआ है या कुछ भी जानकारी मिली है, देन वी डिजर्व आवर वीडियो शुड बी शेयर्ड, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहे। थैंक यू सो मच।